हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3। इसमें दो थ्योरम्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है एक्सरसाइज 1.3 को करने के लिए। और ये 10% स्टूडेंट्स से मुश्किल से इन थ्योरम्स को समझ पाते हैं और वो उन क्वेश्चंस को रटने में लगे रहते हैं कि √2 कैसे प्रूव करना है, √3 क्या है, उनके स्टेप्स को रट लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि एक्चुअल में चल क्या रहा था और ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसको समझने के लिए आपको इन थ्योरम को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि थ्योरम में बोला गया कि इफ़ ए इज़ एनी नेचुरल नंबर, और मैंने ए को क्या कर रखा है यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, क्यों कर रखा है अभी आप समझेंगे। बोला है ए कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी हो सकता है, और p एक प्राइम नंबर है। इस थ्योरम में कहा गया है कि a कोई भी नेचुरल नंबर है और p क्या एक प्राइम नंबर है, और इस तरीके से कि p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर, यानी a जो भी लिया उसके स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो p डिवाइड करेगा a को। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ के रखें। तो हम इसको अब कैसे करेंगे उसके लिए समझिए कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि a मेरे पास 5 है और p भी मेरे पास क्या है 5 है। तो अगर मैं a का स्क्वायर करूँगा तो यानी 5 का स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा है तो ये 5 को भी डिवाइड करेगा। कोई और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। एक एग्जाम्पल मैंने 2 लिया कि भाई मेरे पास a क्या है, इस तरीके से है 9 और मेरे पास p जो है वो 3, क्योंकि p जो लूँगा मैं यहाँ पे वो प्राइम नंबर ही लेने वाला हूँ। मैं यहाँ पे p को प्राइम नंबर ही लूँगा और a मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले सकता हूँ, लेकिन वो इस तरीके से होना चाहिए नेचुरल नंबर कि a का स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो जाना चाहिए किससे, p से। a का स्क्वायर किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, p से। तो अब आप देखें 9 का स्क्वायर डिवाइड होता है, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 तो 3 से डिवाइड हो जाता है। हाउ मेनी टाइम्स 27। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप समझिए इसको। ये स्क्वायर के लिए नहीं, कोई भी पावर हो सकती है, क्योंकि इसके नीचे जनरलाइजेशन फॉर्म देख सकते हैं आप। जनरलाइजेशन फॉर्म में क्या है कि a और n कोई भी नेचुरल नंबर है और p एक प्राइम नंबर है। इस तरीके से है कि अगर a की पावर n है तो उसे p डिवाइड कर रहा है तो वो p a को भी डिवाइड कर देगा। तो यानी यहाँ पे जो हमारा डिवाइज़र है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका प्राइम नंबर होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ पे आपको फोकस करके रखना है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका प्राइम नंबर होना बहुत ज़रूरी। आई थिंक आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ध्यान रखना है कि डिवाइज़र का प्राइम नंबर होना ज़रूरी है। अगर a कोई नेचुरल नंबर है, p प्राइम नंबर है और इस तरीके से है कि p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर, a कोई भी है लेकिन होना इस तरीके से चाहिए वो एक नेचुरल नंबर जिसके स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है तो a को भी p डिवाइड करेगा कंपलसरी। अब ये बात आती है कि ऐसे तो हर केस में होगा। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे कि 3 के स्क्वायर को आप यहाँ देखें, 3 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 9 तो प्राइम नंबर है, वो 3 तो एक आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर हो गया, बट 9 प्राइम नंबर नहीं है ना। लेकिन 9 डिवाइड कर रहा है 3 के स्क्वायर को, बट 3 को तो डिवाइड नहीं करेगा ना 9। तो ये हमेशा कंपलसरी होता है किसमें कि जो डिवाइज़र है वो आपका क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर ही होना चाहिए। क्लियर है थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब थ्योरम सेकंड क्या बोलती है कि a एंड b आर एनी नेचुरल नंबर। a और b क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है और p एक प्राइम नंबर है। और इस तरीके से है कि a और b दोनों की मल्टीप्लाई अगर p से डिवाइड होती है, p प्राइम नंबर है यहाँ भी ध्यान रखना, तो p से या तो a डिवाइड हो रहा होगा या p से b डिवाइड हो रहा होगा कंपलसरी, या p से दोनों ही डिवाइड हो रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि भाई मेरे पास a है 3 और v है मेरे पास 4। अब इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई की तो मल्टीप्लाई आ गया मेरे पास 12, और मैंने कहा कि मेरे पास p जो है वो एक प्राइम नंबर है 2। तो इसका मतलब क्या है कि 12 जो इन दोनों की प्रोडक्ट आ रही है किस किस की, 3 की और 4 की। तो अब इन दोनों की प्रोडक्ट 2 से डिवाइड हो रही है ना 6 टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि ये जिन दोनों की प्रोडक्ट थी उनमें से कोई एक नंबर डिवाइड होगा उस प्राइम नंबर से, या तो एक हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक ही हो रहा है लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि दोनों भी डिवाइड हो जाते हैं। तो ये आपके पास सेकंड थ्योरम थी। यूज़ इन बहुत, दोनों थ्योरम का बहुत यूज़ है यहाँ पे। क्लियर है। फर्स्ट थ्योरम पे स्पेशली फोकस करके रखना क्योंकि √2, √3, √4 को डिवाइड प्रूफ करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और एक और क्वेश्चन वहाँ पे हम प्रूफ करते हैं √10 के लिए। √10 को भी हम उसी तरीके से प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे √2 को करते हैं, √3 को करते हैं, √5 को। लेकिन √10 को डिवाइड प्रूफ करने का तरीका अलग होता है कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल पर जाने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हमारे रेशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ रेशनल नंबर। रेशनल किसको बोलते हैं,
एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, कोई भी नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी कई बार क्या होता है हम डेफिनेशन बस इतनी सी पढ़ लेते हैं कि कोई भी नंबर जिसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर है। अरे नहीं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में ही लिखना कंपलसरी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं, सफिशिएंट नहीं है। पी अपॉन क्यू फॉर्म में ही लिखना सफिशिएंट नहीं है किसी भी नंबर को रेशनल नंबर बताना। ऐसे तो √2/1 लिख दिया आपने, √2/1, क्या वो एक रेशनल नंबर है? नहीं वो रेशनल नंबर, लेकिन पी अपॉन क्यू फॉर्म तो वहाँ पर है, √2/1। तो आगे डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि पी और क्यू का इंटीजर होना बहुत ज़रूरी है, इंटीजर्स। अब बात आ रही कि √2 फिर रेशनल है, √2/1 लिख दिया मैंने, √2/1 लिख दिया, तो क्या रेशनल है? नहीं है रेशनल। क्यों? क्योंकि ये तो इंटीजर नहीं है। यहाँ पे बोला पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, ये पी और ये क्यू। अरे ये कब से √2 कब से इंटीजर हो गया? √2 इंटीजर नहीं, तो इंटीजर तो प्लस के होते हैं और माइनस के होते हैं, लेकिन वो कभी अपॉन में नहीं होते, वो डेसिमल में नहीं होते। तो और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स में मैं कह सकता हूँ जीरो एक मेरा रेशनल नंबर है क्योंकि 0/1 लिख सकता हूँ, लेकिन 1/0 मेरा एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है 1/0 मेरा रेशनल नंबर? क्योंकि मैं इसको, क्योंकि मना किया गया है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉट डिफाइन हो जाता है। 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइन वाली कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट, -5/4, क्या ये रेशनल नंबर? बिल्कुल ये रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स हैं। 0 रेशनल नंबर है, बिल्कुल 0 रेशनल नंबर है। क्या ये रेशनल नंबर? ये रेशनल नंबर नहीं है, एसेट्रा। और भी बहुत सारे रेशनल नंबर इस तरीके से हो सकते हैं। तो रेशनल नंबर होने के लिए क्या है? उसका पी अपॉन क्यू फॉर्म में होना जरूरी है, और जहाँ पे पी और क्यू दोनों का इंटीजर होना बहुत जरूरी है, और डिनोमिनेटर का 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन थी किसकी? रेशनल नंबर की। और एक और चीज़, रेशनल नंबर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है। रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं आप उसको, आप उसे उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं लोएस्ट फॉर्म बोल सकते हैं, इररिड्यूसिबल फॉर्म बोल सकते हैं, एक ही मतलब होती है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, इररिड्यूसिबल फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे -5 और 4 में क्या कुछ कॉमन है अदर देन 1 के अलावा क्या कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ये लोएस्ट फॉर्म हो गई, या इररिड्यूसिबल फॉर्म हो गई। तो जब भी आप रेशनल नंबर को लिखें इसी फॉर्म में लिखें, इररिड्यूसिबल फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में। अब है थोड़ा इर्रेशनल नंबर क्या होता है। अब इर्रेशनल नंबर आर नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, कि वो ऐसा नंबर जिसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अरे √2/1 हमने कहा एक तरीके से लिख दिया, लेकिन आगे डेफिनेशन क्या बोल रही है कि पी और क्यू वहाँ पे इंटीजर होने चाहिए और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में। अब √2/1 बिल्कुल ठीक बात है, ये मेरा एक इर्रेशनल नंबर हो गया। क्यों हो गया इर्रेशनल नंबर? क्योंकि ये पी अपॉन क्यू फॉर्म तो है, लेकिन जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये पी अपॉन क्यू फॉर्म नहीं हुई, और वहाँ पे क्यू भी 0 नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ इसमें, पी और क्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर, उनमें कुछ कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, यानी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, तभी वो इर्रेशनल कहलाएंगे। यानी कोप्राइम, कोप्राइम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। इससे कब कोई प्राइम से मतलब नहीं है। 3 और 4 आर को प्राइम, ये को प्राइम हो गए। क्यों को प्राइम हो गए? क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। लेकिन अगर मैं देखूं तो 3 तो मेरा प्राइम है, लेकिन 4 मेरा प्राइम नहीं है। तो को प्राइम से मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो अदर देन 1, उन्हें को प्राइम बोलेंगे। चाहे वो नंबर प्राइम हो या ना हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। तो इर्रेशनल नंबर जिनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू 0 नहीं होता, और पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर है तब तक आप उसे इर्रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, वो रेशनल हो सकता है उस कंडीशन में। अगर कॉमन फैक्टर है तो वो रेशनल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं, √6/√2 मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? √3 × 2/√2। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, √3 × 2/√2। अब ऐसी कंडीशन में क्या बच गया? √3। तो अभी मैं नहीं कह सकता था कि मेरा ये एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन अब बोल सकता हूँ कि ये मेरा एक इर्रेशनल नंबर है। अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो तो √2/√2, अब ऐसी कंडीशन में कैंसिल हो गया, रेशनल हो गया। तो ये क्या हो गया? मेरा एक रेशनल नंबर हो गया। तो अगर आपके पास दो नंबर्स
लिखे हुए हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म नहीं है वहाँ पे, यानी वो इंटीजर्स नहीं है, और आपको लग रहा है कि वो इरेशनल है, तो सबसे पहले आप उसमें चेक कर लीजिए कि कहीं उनमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर जब तक रहेगा तब तक आप उसे इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ये है हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट, जहाँ पे लिखा प्रूव कर दीजिए रूट 5 इज़ इरेशनल। ध्यान रखना, रूट 5 एक इरेशनल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे इन ऐसे क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या मेथड होता है यहाँ पे, क्योंकि क्लास 9th में जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने इस मेथड के बारे में नहीं जाना होगा। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि हम अपनी ही बात को गलत साबित करेंगे। पहले हम इसमें प्रूफ करके चलेंगे कि लेट करके चलेंगे कि रूट 5 हमारा एक रेशनल नंबर है, और फिर हम उसी बात को झुठला देंगे कि भाई ये बात गलत है। और जब ये रेशनल नहीं तो फिर क्या होगा, ये कि इरेशनल होगा, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर है वो रियल नंबर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और रियल नंबर्स में या तो वो रेशनल होता है या वो इरेशनल होता है। जो एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो क्लास 11 का सिलेबस है, वहाँ पे हम जाएंगे नहीं। तो हमारे 10th में या तो नंबर रेशनल होगा या इरेशनल। अगर वो इरेशनल नहीं है तो फिर क्या होने वाला है, रेशनल है, या रेशनल नहीं है तो फिर वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसको हम करेंगे क्वेश्चन रूट 5 को, कि हमें क्या प्रूफ करना है कि वो एक इरेशनल। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और तो यहाँ से हम अपना प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ, लेट अस एज्यूम दैट, हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने कहा रूट 5 क्या आपके पास एक रेशनल नंबर है, हमने लेट कर लिया कि रूट 5 क्या हमारे पास एक रेशनल नंबर। देन अगर ये रेशनल नंबर है रूट 5 तो फिर कैसे लिखा जाएगा, तो लिखेंगे हम रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि रेशनल नंबर के बारे में भी पीछे डेफिनेशन बताई थी कि इस फॉर्म में होना चाहिए, पी अपॉन क्यू फॉर्म में। वेयर, जहाँ पर, ध्यान रखना इस चीज़ को, मैंने ये भी बोला था कि जब भी हम रेशनल नंबर को लिखेंगे उसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे, और लोएस्ट फॉर्म मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो इसका मतलब है कि वो एक क्या बोल सकते हैं उसे, आप इरेड्यूसिबल फॉर्म बोल सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं लोएस्ट फॉर्म बोल सकते हैं, या आप उसे बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। और ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उन्हें हम को प्राइम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम से मतलब क्या है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी हमने ये लिखा है कि ये इररिड्यूसिबल फॉर्म में ही है। ठीक है, अब हमने करना क्या होता है, स्टेप समझ लीजिए। हमने यहाँ पे क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। अब हम अपनी इस बात को ही झुठलाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का भी स्क्वायर होगा और p अपॉन क्यू का भी स्क्वायर होगा। रूट 5 का स्क्वायर 5, और ये हो गया p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। q को आप इधर ले जाइए तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ी सी देखने वाली बात है क्या, कि p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है कितने टाइम्स, q स्क्वायर टाइम। तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि 5 डिवाइड कर रहा है किसको, 5 डिवाइड कर रहा है किसको, p स्क्वायर को। हाउ मेनी टाइम्स, q स्क्वायर टाइम्स। तो अब हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। लेकिन 5 क्या है यहाँ पे, 5 क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर। अब आप जरा इस थ्योरम पे आ जाइए, जो मैंने एक पीछे थ्योरम आपको कराई थी। हम उस थ्योरम पे आ जाते हैं और थोड़ा सा हम देख, जो कि हमने पीछे कराई थी। अब आप जरा थोड़ा ध्यान से समझिए इस थ्योरम में क्या बोल रहा था, कि a कोई भी नेचुरल नंबर है, p एक प्राइम नंबर है, और p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 5 तो प्राइम नंबर है ना, तो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को। p तो कोई भी नंबर है यहाँ पे, तो वो किसको डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स p, क्योंकि यहाँ पे था क्या, 5 क्या था यहाँ पे, 5 इज़ अ प्राइम, बट 5 इज़ प्राइम। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये प्राइम नंबर होना बहुत ज़रूरी है। ये 5 इज़ प्राइम, लेकिन 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था q स्क्वायर टाइम्स। तो क्या 5 p को डिवाइड कितनी बार करेगा, q टाइम्स? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वो p टाइम्स डिवाइड करेगा। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5 देन p को 5 डिवाइड कर रहा है कितने टाइम्स, हमने कहा c टाइम्स डिवाइड कर रहा है। p स्क्वायर को तो q स्क्वायर टाइम डिवाइड कर रहा था, हमने देखा भाई 5 जो है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए आप यहाँ पे।
तो 5 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, तो हमने कहा 5 जो है p को कितनी बार डिवाइड कर रहा है, c, जहाँ पे वेयर c क्या हो सकता है आपके पास, एन इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ये हो सकता है, या नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब अगेन इसका स्क्वायर कर दीजिए, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोबारा से हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर किया, तो फिर से ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। अब पी स्क्वायर, अब आप देखें आपके पास वैल्यू थी पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी आपके पास 5q स्क्वायर, आप लगा दीजिए वैल्यू 5q स्क्वायर, यहाँ हो गया 25c स्क्वायर, आप यहाँ दिखा दीजिए कि आपके पास वैल्यू कहाँ से आई, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर आपके पास वैल्यू थी, 5 से 5 टाइम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 डिवाइड कर रहा है किसको, q स्क्वायर को, कितनी बार, c स्क्वायर टाइम, तो मैं लिखूँगा 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, और बाय द जनरलाइजेशन थ्योरम जो पीछे हमने थ्योरम की थी उसके हिसाब से 5 डिवाइड्स किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 क्या था, प्राइम था, प्राइम होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे ये हो गया, ये इक्वेशन हो गई आपके पास सेकेंड। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट कह रही है कि 5p को डिवाइड कर रहा है, इक्वेशन सेकेंड कह रही है कि 5q को डिवाइड कर रहा है। हमने ऊपर क्या लिया था कि p और q क्या है, कोप्राइम है, कि भैया उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हमने नीचे प्रूफ किया तो हमें तो दोनों में कॉमन मिल रहा है भाई, कि p को भी 5 डिवाइड कर रहा है और q को भी 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या, p और q में कॉमन फैक्टर आ रहा है, कौन, 5। तो फिर ये p और q कोप्राइम कहाँ हुए, फिर p और q कोप्राइम कहाँ हुए, और अगर ये कोप्राइम नहीं है तो हमने जो प्रूफ, हमारा जो था ये एजप्शन जो था वो इस कोप्राइम के ऊपर ही डिपेंड कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि फिर ये रेशनल नंबर ना होके फिर क्या है कि इर्रेशनल नंबर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये मैं कह सकता हूँ कि p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर, उनके पास एक कॉमन फैक्टर है। क्या है कॉमन फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर 5। दिस कॉन्ट्रडिक्ट, ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है, विरोध करता है उस बात का कि दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, या p एंड q आर, दैट p एंड q आर कोप्राइम, कि भाई उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हैंस हम लिख सकते हैं कि √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, वो क्या है, एक रेशनल नंबर नहीं है। सो वी कंक्लूड √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये हमारा हो गया मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे कि √5 एक रेशनल नंबर है, और नीचे हमने प्रूफ कर दिया कि √5 एक रेशनल नंबर नहीं है। तो ये कंक्लूजन होता है कि √5 रेशनल नहीं तो इर्रेशनल है। इस थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो पीछे थ्योरम बताई थी कि 5 डिवाइड p स्क्वायर को करा तो 5p को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 5 का प्राइम में होना बहुत ज़रूरी है। अगर यही क्वेश्चन आप √10 के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे p स्क्वायर को, तो जरूरी नहीं कि 10 डिवाइड कर दे p को, क्योंकि 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जैसे √2 को करोगे वहाँ पे रूट प्राइम नंबर हो, 2 प्राइम नंबर है, √3 के लिए करोगे सेम ऐसे ही हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ 5 क्या आ जाएगा, वहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 के लिए करें तो 2 आ जाएगा, 7 के लिए करें 7 आ जाएगा, लेकिन 10 के लिए नहीं कर सकते, 10 को करने का तरीका अलग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। एंड शेयर दिस वीडियो, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लॉकडाउन के समय में घर बैठ के बच्चे अच्छे से स्टडी कर सकें। और नई वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।